अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब। आज मौजू फिर सियासत। हमारा ख्याल था कि ईद के दिन आए हैं तो सियासत थोड़ी ठंडी होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध में मैडम नसरीन का जो है वो नाम आ गया है, फॉर गवर्नरशिप नॉमिनेट हो गई हैं, जिसको अहम डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। कोएलिशन हुकूमत ने अपने 5 हफ्ते कंप्लीट किए हैं और कल फर्स्ट सेशन होगा नेशनल असेंबली का। लेकिन इस सेशन के हवाले से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। एक तो सबसे अहम और बड़ा सवाल कि रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट होंगी नहीं होंगी, किस तौर ट्रीट की जाएंगी, और फिर इनकी सियासत पर क्या इम्प्लिकेशंस होगी। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो तकरीबन सब इनकम्प्लीट हैं और 60% विदाउट अ हेड हैं, तो वहाँ कोई काम हो पाएगा या नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज हुई कि ISPR की तरफ से मैं समझती हूँ कदर सख्त स्टेटमेंट आया, जहाँ उन्होंने कहा कि ये जो एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और सियासतदान इस इदारे को अपने नैरेटिव में, अपने बयानिए में जिस तौर इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद मुनासिब नहीं है, बल्कि तकरीबन ये कहा गया कि ऐसा करने से इज्तनाब बरतें। और एक पोस्ट ईद सिनेरियो भी डेवलप हो रहा है, और पोस्ट ईद सिनेरियो ये है कि आपने देखा कि PTI तो थी ही सड़कों पे, वो तो रमज़ान में भी बहुत एक्टिव रहे, लेकिन फिर आपको मरियम बीबी अटक में नज़र आई, और अब पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस किया है कि वो जलसों की तरफ जा रहे हैं। यानी हम 200% इलेक्शन मोड में हैं। बहुत लोगों का ख्याल है सूरत हाल सितंबर अक्टूबर तक रिजॉल्व हो जाएगी और जो एंड्स अचीव करने थे इस कोएलिशन गवर्नमेंट को वो अचीव कर लेंगे। लेकिन 12 ये भी कहा जाता है कि वो अपने 16 महीने कंप्लीट करना चाहेंगे। 16 महीने में से 1/10 हिस्सा जो है वो गुजर चुका है, और अवाम में इस वक्त थोड़ी सी बेचैनी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाएँ और मुस्तकिल तलवार लटकी हुई है कि पेट्रोल की प्राइसेस कब बढ़ाई जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कब बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि IMF से लोगों को आना है मई में और जून में, फिर इसके हवाले से बजट महीने का मंथ है। और जो कमिटमेंट सऊदी अरब से हुए थे वो, या जो बात हुई थी $8 बिलियन के पैकेज की, उसके हवाले से कोई एलानिया उसके बाद नहीं आया है। तो बहुत लोगों का ख्याल है कि वो भी मशरूत है इस चीज़ से कि IMF क्या कहती है। और आखिरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को ब्लिंकन का फ़ोन आया है, फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं US के, और वो शायद तशरीफ़ ले जाएं वाशिंगटन, और फिर इस मुलाकात के नतीजे में क्या निकलेगा। बहुत लोगों का ख्याल है कि ये भी एक अटेम्प्ट है इकनॉमिक बेल आउट की, ताकि जो पाकिस्तान की श्रिंकिंग इकनॉमिक स्पेस है वहाँ कुछ बेहतरी हो सके। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, वो आपको इन तमाम बातों पर इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। नन अदर देन मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मुझे सालिक मजीद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन ये भी बता दूं कि हमें सजाद मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे और इफ्तिखार शराई साहब भी ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी गुफ्तगू होगी। मुजाहिद साहब, पहले आप थोड़ा सा हमें राउंड अप दे दीजिए, क्या सूरत हाल है, किस तौर चल रही है, किस इशू पे आप बता दीजिए। चलिए गवर्नर साहब से शुरू कर लेते हैं। हाँ, एक तो अच्छी बात यह है कि नसीम जलील हमारी जानी पहचानी हैं, और ये ज़रूर है कि MKM के डिसिप्लिन में होते हुए उनके बारे में बहुत सारी गुफ्तगू होगी जिसकी इब्तदा अभी फवाद चौधरी साहब ने भी की है। और बहरहाल आपको इल्म है कि हमारे यहाँ जो जिस पार्टी में जो होता है वो उसके डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करता, लेकिन एज ए फैमिली और एज ज़ाती तौर पर अगर मैं मज़ीद कुछ कहूँगा तो इसलिए ज़रा मुश्किल होगा कि मेरा उनसे आपसे ज़ाती ताल्लुक़ है, हम सबका है, बहुत तदब्बुर रखने वाली खातून है, और इनका घराना, इनके वालिद जो थे ज़फ़र हसन, वो लाहौर के पहले डिप्टी कमिश्नर थे, फिर MKM से वाबस्तगी रही, डिप्टी मेयर की हैसियत से उन्होंने बड़ा अच्छा रोल है। तो आपके ख्याल में अच्छी नॉमिनेशन जलील है, और मेरे ख्याल में MKM की तरफ से एक बहुत अच्छी चॉइस इसलिए है कि एक वेल कनेक्टेड डिप्लोमेटिक सर्कल में, पॉलिटिकल सर्कल में सेनेटर रही हैं,
और मैंने जैसे कहा कि उनकी पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोग हों, और ख़ासतौर पर आप ख़वातीन कि जो नसीन जलील साहिबा से के बारे में हमेशा अच्छी तरह मेरा उनसे पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, नसरीन साहिबा से कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, और इनफैक्ट बहुत अच्छी रब्त है, राब्ता है। लेकिन नॉमिनेशन गई है ना अभी मुजाहिद साहब, तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जो एक थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई है, तो मैं देख रहा हूँ पंजाब से हटकर कि हमारे जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को ये बता दिया गया है, या ये ख़ुद उन्होंने समझ लिया है। और ये नई बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में जितने भी सदूर थे, मसलन इवन ये कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन्होंने इंतहाई अजियत देकर फांसी तक के तख्ते पर चढ़ाया, उस वक्त भी फजल चौधरी वन अनदर वे प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद भी हम ये देखेंगे इवन ये कि मियाँ साहब के साथ क्या नहीं हुआ, रफ़ीक तारड़ ने भी बहरहाल सदारत रखी, तो वो उसकी हसासियत के तहत इब्तदा में तो उन्होंने हल्फ नहीं लिया, लेकिन बाद में हम ये देखते हैं उन्होंने बिलावल से भी हल्फ लिया, हत्ता कि मुसद्दक मलिक से भी हल्फ लिया। और एक पंजाब का सिचुएशन बिल्कुल अलग है, उस पर शायद आगे चलकर हम बात भी करें। और मैं नहीं समझता कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने अगर मुसद्दक मलिक से और दो और लोगों से लिया है, उन्हें हिचकिचाहट हो। और उन्होंने, और एक और बात भी है कि उन्होंने क्योंकि इस्लामाबाद को एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट भी किया बीमारी के बावजूद, और अब उन्होंने इसी असम्बली का, जिसको उनके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं मानते, उसका इजलास भी बुलाया है। तो इस एतबार से वो नसीन जलील को बुलाने में, गवर्नर के हैसियत से हल्फ उठाने में उन्हें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, और शायद ये करेंगे। और एक एतबार से कितना ही रस्मी ये ओहदा हो, लेकिन कम से कम साबिका गवर्नर से मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगी। अच्छा, आपका ये ख्याल है? आप क्या समझते हैं सालिक साहब? मुजाहिद साहब आखिरी में तड़का लगा देते हैं, तो आखिर में एक अच्छा सा जुमला कह गए, तो वो ज़ाहिर है कि तारीखी पस मंज़र में भी होती है, और उसके साथ जो है वो गहराई भी होती है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो उन्होंने मुवाजना तो कर ही दिया आखिरी जुमले में कि पिछले गवर्नर का दौर कैसा था और इनसे क्या तवक्कुआत और उम्मीदें हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। ज़ाहिर है कि नसरीन बाजी जो हैं वो सिंध में एक रिस्पेक्टेबल शख्सियत हैं, और ना सिर्फ MKM में बल्कि बाकी सियासी जमातों में भी उनका इज़्ज़त और एहतराम से नाम लिया जाता है। ये MKM की चॉइस है नसरीन जलील, उन्होंने और भी नाम दिए थे, और उसके बाद अगर इन पर इत्तफाक हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट ने ये नाम आगे भेजा है सदर को, और होपफुली अगर ये हो जाता है तो ये सिंध के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट होगी कि राना लियाकत अली खान के बाद आपको दूसरी खातून गवर्नर ज़ाहिर मिलेंगी। तो ये एक नया कलर होगा कराची के लिए, सिंध के लिए, और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के साथ एक नया कम्बिनेशन बनेगा जो मुख्तलिफ गवर्नर्स के साथ काम करते रहे हैं, और अब उन्हें जो है वो एक खातून के साथ और MKM के कोलिशन पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो कराची के सवाल सालिक साहब शायद ये उठता है कि ठीक है, ये नॉमिनेशंस भी हो रही हैं, कल नेशनल असेंबली का इजलास भी हो जाएगा, 5 हफ्ते हो गए कोलिशन गवर्नमेंट को, लेकिन जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है सो टू से, वो शायद उस तौर नहीं नज़र आ रही जिस तौर एक्सपेक्ट की जा रही थी, या यही एक्सपेक्टेड था कि यही सूरत हाल रहेगी। क्योंकि इमरान खान तो मेरा ख्याल है कि हर जलसे के बाद ज़्यादा जोश और ज़्यादा शोर के साथ बात कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं। पहली ये कि वो अपोजिशन के ट्रैप में रहें, और जिस मोड में वो गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं, जोश, जज्बा, जलसा, जुलूस और एजिटेशन, और वो उनके पीछे पड़े रहें, और उनको जो है वो सज़ाएं देना चाहें, उनकी गिरफ्तारियां करना चाहें, और उनको सबक सिखाना चाहें, और उनके पुराने दौर के इंतकाम लेना चाहें। तो अगर वो इसमें चले जाते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट जो है वो आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। आपके ख्याल में वो उसमें नहीं है? दूसरा ऑप्शन ये है उनके पास कि वो इकोनॉमी को फोकस करें। नहीं, मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ, FIRs कटिंग, कुछ जो मदीना मुनव्वरा का बहुत नागवार वाक़या हुआ, उसके बाद FIRs की बात हुई, फिर आप ओवरऑल भी आप देखते हैं गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी रिएक्टिव मोड में इन सम वेज नजर आती है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो इमरान खान को इग्नोर कर रही है। आप जिनका भी स्टेटमेंट देखें, इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखें, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं उन बातों को जो इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते हैं। तो जो आपने फरमाया ना कि वो होस्टेज तो नहीं हो गए हैं इस सूरत हाल के। देखिए, पार्टी के अंदर और कैबिनेट के अंदर 2 आवाज़ें शुरू दिन से हैं। पहली आवाज़ ये है कि आपको डिफेंसिव नहीं होना, बेस्ट डिफेंस इज़ एग्रेशन, तो आपको एग्रेसिव मोड में जाना है इनके पीछे, अपोजिशन के पीछे। दूसरा मोड ये है कि हमें इन्हें इग्नोर करना है और अपनी तवज्जो
इकॉनमी को बेहतर करने पे लगानी है और आवाम को रिलीफ देने पे बेहतर लगानी है, क्योंकि आने वाले दिन ज़्यादा टफ नज़र आ रहे हैं, जिसका ये मलबा तो पिछली गवर्नमेंट पे गिराएंगे, जैसे हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट पे गिराती आई, लेकिन महंगाई का एक नया तूफ़ान आपके सामने खड़ा है, आपकी पेट्रोलियम की प्राइसेस, आपके डॉलर की सिचुएशन, तो आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। बजट सर पे खड़ा है, आपको आते ही एक बजट देना है एक ऐसी गवर्नमेंट को जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की सोच के साथ आई है, जिनका अपना अपना एक मंशूर है, एजेंडा है, अपना एक अंदाज़ है सियासत का। ऐसी एक कोलिशन गवर्नमेंट कैसा बजट देती है? बजट देने के लिए उनको आसान तो नहीं होगा सालिक साहब। अभी तो गवर्नमेंट शुरू करने में कितनी मुश्किलात हैं, यानी अब आप कह रहे हैं कि जी सदर साहब ताउन करने पे राज़ी हो गए हैं, लेकिन जो वक्त ज़ाया हुआ है उसका मदावा कौन करेगा? और पंजाब की सूरत हाल अभी भी मखदूश है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब की सूरत हाल कई हवालों से जो है वो खदशात में घिरी हुई है कि आने वाले दिनों में उस पर इलेक्शन कमीशन की तलवार भी होगी, उस पर अदालत फैसलों की तलवार भी होगी, उस पर डिफेक्शन क्लॉसेस भी होंगी, उसमें किस तरीके से आपने इत्तेहादियों को लेके चलना है, वहाँ अपोजिशन ज़्यादा फोकस रहेगी। इमरान खान भी वहीं से सारी सियासत का दबाव बढ़ाएंगे, पंजाब में रखेंगे, और पंजाब में तो अभी तक आपका ना गवर्नर है, ना आपको सीएम बड़ी मुश्किल से मिला है, कैबिनेट नहीं बनी है, तो अभी तो वहाँ पे किक स्टार्ट ही नहीं हुई। और एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स भी है। बिल्कुल है। और बैटल ऑफ नैरेटिव्स की बात करें नाज़रीन, तो आज एक बहुत तकरीबन सख्त स्टेटमेंट ISPR की तरफ से आया है, जहां उन्होंने तकरीबन वार्न किया है एंकर्स को, जर्नलिस्ट्स को, पॉलिटिशियंस को कि अननेसेसरीली इदारों को इस अपनी बयानिए की जंग में ड्रैग ना करें और वो ऐसे इशारे ना करें जो मुनासिब नहीं है। इसके क्या असर होगा, ये किसकी तरफ इशारा है, ये तमाम बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। आलमी बरतरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ETV न्यूज़ पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। मुजाहिद साहब, मेरी जब बात होती है कुछ हुकूमती हलकों से और कुछ इंडिपेंडेंट हलकों से भी, तो वहाँ ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो मोमेंटम है इमरान खान साहब का, जो रमज़ान में शुरू हुआ, फिर मियाँ वाली, और अब वो रोज़ कोई एक नया जलसा अनाउंस करते हैं, और मई की आखिर की उन्होंने तारीख़ भी दे दी, और हर जगह जाके कहते हैं कि इंसानों का समंदर आएगा इस्लामाबाद में। कुछ सख्त स्टेटमेंट भी आए सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि आप प्रोटेस्ट आपका हक़ है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब या PTI या अवाम थक जाएगी, ये मोमेंटम कायम रखना मुमकिन नहीं है, और वो उन्हें ये करने दे रहे हैं ताकि फिर ये चीज़ खुद ही फिज़ल आउट हो जाए। बात सही भी है, गर्मी का मौसम है, हर हफ्ते में 2 दफ़ा तो आप लोगों से नहीं कह सकते कि निकलो मुझे सपोर्ट करो। अभी तो वो डिफरेंट शहरों में जा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं सब इस्लामाबाद पहुंच जाएं, तो ये इतना आसान तो नहीं है। एक तो अगर इफ्तिखार शिराज़ी मौजूद हैं तो मुझे इसलिए खुशी है कि इस्लामाबाद के बड़े सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं, और मैं अमूमन ये कहता हूँ कि यानी जो कराची में महसूस करके हम वो देखते हैं, वो मैं कोयटा जाए बगैर बलूचिस्तान में गुफ्तगू नहीं कर सकता, और जो इन जलसों जुलूसों को देखे बगैर, जैसे मैंने कराची का जलसा देखा था तो मुझे लगा था कि किस तरह आएंगे। मसलन ये भी तारीख़ी बात है
सालिक भी अब इतने जूनियर नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान में जब भी प्राइम मिनिस्टर लोग निकाले गए, मसलन बेनज़ीर भुट्टो जब 89 में, मुझे याद है कि पहली बार जब यहाँ आई थी तो उन्होंने बिलावल हाउस में बुलाया, तो वो कह रही थी मुझे एक मेजर फन्नी फला और एक ब्रिगेडियर ने निकाल दिया। उनके लिए कोई 10-20 हज़ार रुपये लोग नहीं जमा हुए थे। मियाँ साहब भी जब निकाले, यानी आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर जब निकाले गए तो उनके लिए फ़ौरन जब उन्होंने कोई कॉल दी तो कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। सेकंड बात भी और भी है, एक तो ये वाली बात कि जल्द से उन्होंने किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बरतरफी पर आवाम का रद्दअमल देखने में नहीं आया जिस तरह। और दूसरे, हमेशा हमने सुना है, आज से नहीं बरसों से, कि जैसे ही रमज़ान आते हैं लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने उस रमज़ान को इस्तेमाल किया बड़ी खूबसूरती से, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, कि हम लोगों के हमारे यहाँ है ना कि हमने अरब में तो सुना था कि लोग रात भर जागते हैं। हाँ। तो यहाँ इन्होंने 12-1 बजे तक जलसा शुरू किया, उसके बाद लोगों ने सहरी करी तो वो जलसे जारी हैं। तो 1 महीना तो हो गया, वो मोमेंटम तो मौजूद है। अब ये है कि हम जैसे लोग ये करें, जिन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है, कौन जलसे वलसे में जाए, लेकिन ये इसलिए लग रहा है कि लोगों को पहले इलेक्शन का कोई डेट नहीं होती थी, इलेक्शन में टाइम नहीं होता था, लेकिन आज मई आ गया है और मई का मतलब है अगर अगले महीने जाएंगे तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है। इलेक्शन मोड में तो ऑलरेडी इलेक्शन ईयर का मतलब है 342 सूबाई और कोई 700 के करीब सूबाई असम्बली की 1000 नशिस्तें। 1000 नशिस्तों के लिए खुद ब खुद इस वक्त 5000 लोग आप उठे ना बैठे, उनके यहाँ दस्तरखान खुल गए होंगे अपने अपने घर में। उन लोगों ने जो घरों में जाते नहीं होंगे वो अब सिर्फ आज पूरा हफ्ता उन्होंने अपने गाँवों में गुजारा होगा। उन्हें पता है कि अब उन्हें वोट लेने के लिए, चाहे झकरानी हो, चाहे बिजरानी हो, चाहे हमारे कुरैशी साहब हो, नाम नहीं लेना चाहता, हर एक को अब एक एक घर पे दुख सुख में जाना पड़ेगा। तो इलेक्शन मोमेंटम इमरान खान को ये एक ऐसे वक्त में ये उन्हें हटाया गया है जबकि ऑलरेडी इलेक्शन का टेम्पो शुरू हो चुका है। और ये इमरान खान की नहीं, उन उम्मीदवारों की, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे जेओआई के हों, और एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट उनकी ज़रूरत है। इसी ने आपने देखा कि आप जेओआई ने ऐलान कर दिया कि 17 मई को वो जलसा करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम जलसे करने जा रहे हैं। तो अब ये जलसे खाली इमरान खान की पॉलिटिकल तहरीक के लिए नहीं, इमरान खान भी जलसे जुलूसों के लिए कर रहे हैं, नून लीग भी जलसे जुलूस कर रही है। तो एक आज ध्यान रखें, इसमें ये इसको आइसोलेट करके ना देखें कि जलसे जुलूस इमरान खान थक जाएंगे। अब तो और ज्यादा बढ़ेंगे जब जेयूआई का जलसा एक जगह होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, नून लीग का होगा, और एएनपी का भी करेगा, बरकरार रख पाएंगे। इलेक्शन ईयर। हमारे साथ हैं शिराई साहब, इफ्तिखार शिराई साहब सुन रहे हैं हमें? इफ्तिखार शिराई साहब, एक आर्ग्यूमेंट हमें अभी मुजाहिद बरेलवी साहब ने दिया कि सस्टेनेबल है, ये कर सकते हैं क्योंकि और तमाम जमातें भी इलेक्शन मोड में आ गई हैं। लेकिन एक और आर्ग्यूमेंट जो आता है और जो खासा वैलिड है वो ये कि बहुत बड़ा जलसा इलेक्टोरल विक्ट्री का समझिए अश्योरेंस नहीं होती। जलसों में लोग आते हैं, मेला वेला होता है, खुश होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसलेट हो इलेक्टोरल विक्ट्री में। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है, आप किस तौर देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया गुफ्तगू करने का। मेरा ख्याल में आपने दुरुस्त बात की है कि जो क्राउड पुलर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्शन के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी भी दिखाएं जितने वो लोगों को सड़कों पर लेके आते हैं। और माजी में हमारे पास जमात इस्लामी की बड़ी एक वाज़ेह मिसाल है, जो कि जिनके पास बड़ी स्ट्रीट पावर थी, वो काजी हुसैन अहमद साहब या उनसे पहले उनकी जो क़यादत थी, बड़े बड़े जलसे किया करते थे। जब हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे होते थे तो बड़े भरपूर मुजाहरे होते थे। लेकिन इलेक्शन के दिनों में हम देखते थे कि वो अपनी स्ट्रीट पावर को गोया के पार्लिमानी जो फिगर्स हैं वहाँ पे वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे। वहाँ पे उनकी जो तादाद थी वो ना होने के बराबर थी। तो मेरा ख्याल में ये तो बड़ी एक बात आप कह सकते हैं कि लॉजिकल है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपके जलसों में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन भी आप ही जीतेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इलेक्शन डे के ऊपर जिस पार्टी की इलेक्शन के दिन बेहतरीन मैनेजमेंट होती है, वो अपने वोटर्स को वहाँ पे लेके आते हैं, वोट पास करा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो पीटीआई के मुकाबले में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का तजर्बा इलेक्शन डे का बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से उनको एक आज हासिल है। बाकी जो बात मुजाहिद साहब भी कह रहे थे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब इसी तरह के जलसे जारी रखेंगे
और दीगर जमातें भी इलेक्शन मोड में आ गई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा ख्याल में अगर आपका बयानिया इतना ज़बरदस्त है कि उसको आवाम के अंदर पजराई मिल गई है, तो फिर मैं नहीं समझता कि उसके लिए इतनी उजरत दिखानी चाहिए आपको कि आप समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएं। आपको फिर नेल्सन मंडेला की तरह तवील इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपका बयान इतना जबरदस्त है कि लोगों के दिलों में घर कर गया है। तो अगर 15 अगस्त अगले साल के बाद इलेक्शन होते हैं 23 में, तो तब तक भी वो लाइव रहेगा। हाँ, लेकिन इफ्तिखार शराई साहब, कतई कलामी की माजरत कीजिएगा, ये भी तो है ना कि उन्होंने एक बिल्ड किया है एक नैरेटिव कि मुझे इस तौर हटाया गया, इसकी वजह से सबको पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ी है और पॉपुलैरिटी उनकी बहुत कम हुई थी, सेवरल नॉचेस ऊपर गई है। तो वो चाहते हैं कि वो इस टाइट को राइट करें। उनको भी वो भी इस बारे में बिल्कुल उनको मुस्तहकम तौर पे ये नहीं पता कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। ये क्या इस बात का आकाश है कि वो इलेक्शन की जल्दी कर रहे हैं? यकीनन मेरा ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत के अंदर सोच कार फरमा है वो यही है कि इस वक्त एक मोमेंटम बना हुआ है और वो सियासी तौर पे जो एक शहीद हुए हैं, गोया के वक्त से पहले उनकी हुकूमत को हटा दिया गया, फिर उनका एक बयानिया है कि ये एक आलमी साजिश थी, उसके नतीजे में उनको इक़्तिदार से अलग किया गया, उसमें कुछ लोकल प्लेयर थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूँ कि वो बयानिया काफ़ी हद तक अवाम में मकबूल तो हुआ है और यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि अब बजट सेशन गुजर जाए और उसके बाद फिर यह है कि इलेक्शन के लिए कोई डेट अनाउंस हो जाए। और जो मेरी इत्तलात है कि शायद कहीं ना कहीं इस हवाले से गुफ्तगू हो भी रही है और नून लीग की क़यादत मेरे ख्याल में इस हवाले से काफ़ी हद तक कन्विंस्ड है कि बजाय ये कि एक बड़ी नाहमवार ये जो एक परवाज है इसके जरिए आगे बढ़ा जाए, बेहतर यह है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्योंकि अभी भी आप देख रही हैं कि पंजाब के अंदर एक जो एक इंतजामी और हुकूमती बहरान है वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ। अभी तक वहाँ पे काबीना नहीं बन पाई, वज़ीर आला को 1 माह का अरसा लग गया वहाँ पे हल्फ लेने में। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। साथ में अदालतों के अंदर कुछ केसेस चल रहे हैं 63A के तहत। क्या होता है पंजाब के अंदर जो जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है यकीनी तौर पर, और ये कोएलिशन गवर्नमेंट को 5 हफ्ते हो गए और ये जो आपने कहा ना कि परवाज बहुत मुस्तहकम नहीं हो रही, तो ये इसके बावजूद है। एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी शराई साहब, आपने ISPR का स्टेटमेंट आज जरूर आपकी निगाह से गुजरा होगा। आपसे भी कहा गया है और सियासतदानों से भी कहा गया है और एनालिस्ट से भी कहा गया है कि थोड़ा ब्रेक लगाएं और इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, बिलखुसूस इदारों की तरफ उंगली ना उठाएं। आप इसे किस तौर देख रहे हैं? ये उन्होंने थोड़ा सख्ती में से भी कहा है। यकीनन मेरे ख्याल में बड़े अरसे से ये क्योंकि गुफ्तगू चल रही है और उनको बार बार सियासी मामलात में लाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे सियासतदान इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं उन पे तबसरा करना तो मैं समझता हूँ उससे रोकना तो बड़ा अजीब होगा। अगर कोई एक सियासी रहनुमा ये कहेगा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे तो फिर हमें उसको जरूर एनालाइज करना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि मुझे क्यों निकाला गया और ये कहे कि फैसले कहाँ लिखे जा रहे हैं और अदालतें सिर्फ अनाउंस कर रही हैं, तो हमें जरूर वहाँ पे उनको डिस्कस डिबेट करना चाहिए। अगर कोई एक वज़ीर आज़म ये कहे कि जी ये जो लोग हैं इनके जो हैंडलर्स हैं मैं उनसे कहता हूँ कि वो भी वो खबरदार हो जाएं, तो मेरे ख्याल में उसको भी हमें डिस्कस डिबेट करना चाहिए कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग के जो बाद में जाके यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग्स भी करते हैं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे है कि वो फौज के आला अहदेदारों का नाम लेके कैसी फर्जी कहानियां घड़ते हैं और फिर एक अवाम के अंदर एक ऐसा तासुर उभारते हैं कि शायद सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर सियासी मैदान में और उसमें फेक वीडियोस भी सामने आई। इफ्तिखार शराई साहब, खुद जनरल्स ने आके टीवी पे कहा कि ये फेक वीडियोस हैं और उनसे मंसूब की जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में इस मामले में भी बजाय DG ISPR को हुकूमत वक्त को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। गोया कि ये हुकूमत का काम है, उनके वज़ीर इत्तलात का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है कि इस तरह के मामलात के ऊपर वो जरूर एक स्टेटमेंट के साथ आए और जो फिर मुताल्लिका इदारे हैं उनको एक्टिव किया जाए कि कम अज कम फर्जी कहानियों के जरिए एक इदारे को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है उसे तो रोकना चाहिए। बाकी किसी सियासतदान की गुफ्तगू के ऊपर तबसरा करना, तजिया करना मैं समझता हूँ कि उतना खतरनाक नहीं जितना
फर्जी कहानियों के जरिए जो ब्लॉग फेक किए जा रहे हैं वो फेक खतरनाक है। न्यूज़ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इफ्तिखार शाही साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने PTV न्यूज़ को वक्त दिया, मुकालमे को वक्त दिया। सालिक साहब, अब मैं आपसे सवाल ही नहीं करे, आपने इतनी सारी बातें सुन ली, आपका क्या कमेंट है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो सारी गुफ्तगू में सामने आ रही हैं। पहली बात कि इलेक्शन ईयर, अगर इलेक्शन ईयर मोड में है सारी जमातें, तो वो इलेक्शन ईयर ज़रूर है, लेकिन वो जनरल इलेक्शंस नहीं है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर चुका है बल्दियाती इलेक्शंस के सूबों में, और सारी जमातें जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं और उसके लिए जलसे जुलूस जारी हैं। PTI के जलसे जुलूस चूँकि हुकूमत ख़त्म होने के साथ ही शुरू हो गए थे, इसलिए उनको एक ऐश था कि उनके जलसे जुलूस पहले शुरू हो गए। उस वक्त बाकी सियासी जमातें जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने जवाबी जलसे शुरू नहीं किए थे, जो अब शुरू होने जा रहे हैं। आपका ख्याल है ये क्या वजह बनी? नेचुरली हुए क्योंकि हो रहे हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस, या जो जलसे इमरान खान साहब ने शुरू किए अब दूसरी जमातों को भी लगा दैट दे शुड बी ऑन द स्ट्रीट? मैं उस पर आता हूँ, लेकिन यह है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती आ रही है 2008 से। हुकूमतें ज़रूर चेंज हुई हैं, हमने देखा 2008 में जो गवर्नमेंट बनी वो आके वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत पूरी नहीं कर सके, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जाना पड़ा, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ आए, पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की, फिर जनरल इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन के आए, उनकी गवर्नमेंट पूरी नहीं हुई, शायद खाकान अब्बासी साहब ने टेन्योर पूरा किया, उसके बाद इलेक्शन हुए और इमरान खान आए, और उनके पास भी उस वक्त उनकी अपनी पार्टी कह रही थी कि हालात ऐसे हो गए हैं कि आप स्टेप डाउन कर लें, अपनी पार्टी में से किसी दूसरे को ले आइए। नजीब हारून साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। इस तरह के बहुत से लोग उनकी पार्टी के अंदर भी कह रहे थे कि हमारे लिए मुश्किलात हो रही हैं, तो हमें अगर टेन्योर पूरा करना है तो इमरान खान साहब पीछे हट जाएं। PTI का दूसरा आदमी, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी आ गए थे नवाज शरीफ के बाद, इस तरह PTI की दूसरी लेकिन उनका ये फैसला नहीं था। साले वो करें PTI के लिए तो इसलिए आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताहयात डिस्क्वालीफाई किया था, यानी, और यहाँ इमरान, इसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि जब इमरान खान को 22 वन नज़र में लोग छोड़ चुके थे और अक्सरियत खो बैठे थे, तो उसी वक्त उन्हें रिजाइन देने था। बिल्कुल जाना चाहिए। उन्होंने जो उसको अपने इक़्तिदार को बरकरार रखा। और हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर किसी ने बेसाखियाँ दी कि इमरान खान साहब को, जो मैंने कहा माजी में हुक्मरान गलती करते रहे, एक तो आपके जब 22 MNA आपकी पार्टी के छोड़ बैठे तो आपका कोई अखलाकी सियासी जवाब नहीं था, फिर आप जिन बेसाखियों पे खड़े थे और आपको पता था कि ये बेसाखियाँ मांगी हुई हैं, मांग तांग की हैं, MKM की 5 और बाप की 6, और एक 2 साहब ऐसे हैं, जो एक कराची जेल में बैठा था, एक दुबई में बैठा था, और मैं क्या क्या नाम लूँ किनका और कितना, 17 आदमी ये थे। अब ये 17 आदमी निकाल के दे दिए, तो इमरान असल मुश्किल ये है डॉक्टर साहिबा का, जहाँ इमरान खान की मॉरल पॉलिटिकल वीकनेस ये थी कि जब वो इन चीज़ों को खो चुके थे, तो उन्हें तकरीरें करने के बजाय शायद वो किसी कॉल या कोई इशारे के सबब बैठे रहे थे, और मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन इनकी मॉरली और पॉलिटिकल वीकनेस इस गवर्नमेंट की ये है कि ये उन बेसाखियों पे खड़ी है जो 3.25 साल तक उस ज़मीर के साथ सोते रहे, इमरान खान के साथ। हाँ, लेकिन ये मुजाहिद साहब, ये जो ज़मीर की बहस है ना, ये बहुत मुश्किल है। वीकनेस है ज़मीर की बहस हमारे यहाँ कुछ इस तरह की है, यही वीकनेस है कि ये आपका मैंडेट नहीं है, ये हमारे यहाँ मैंडेट आपका मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट था कराची का, MKM का, बाप का, मांगे ये जो मुजाहिद साहब ज़मीर की बहस है ना, वो हमारे यहाँ कुछ इस तौर समझी जाती है कि आप किचकिच तो बेचारा करता रहता है, सुनता कोई नहीं। और इसीलिए आखिर में शायद बात हो ना हो कि एक ही हल है इस हुकूमत की बेहतरी के लिए, और वो ये कि इलेक्शन में जाएं। नहीं, इलेक्शंस देखिए, इलेक्शंस में, क्योंकि आपका मैंडेट 1.25 साल का नहीं है। मुजाहिद साहब, हर कोई ये बात कहता है इलेक्शंस में जाएं, और लगता है कि शायद बीच का रास्ता यही है जब इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। अब तो मेरे ख्याल है हमजा शरीफ साहब ने भी ये बात की कि हम रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लें, हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। लेकिन इलेक्शन में पार्लियामेंट 5 साल के लिए पब्लिक ने वोट दिया, पार्लियामेंट मौजूद है, जिसको भी दिया वो सब असेंबली में गए, उसके बाद उन्होंने एक अक्सरियत बनाई, एक हुकूमत बनी, वो अक्सरियत खो बैठी, वो हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई। अगर अक्सरियत पे हुकूमत चल रही है, 2 वोटों की अक्सरियत ही सही, लेकिन चल रही है, 5 साल की मैंडेट है इस कौमी असेंबली को, तो क्यों ना पूरा करें। अच्छा, आपने भी फरमाया था कि ये परवाज इतनी मुस्तहकम नहीं है, तो शायद वहां भी ये सोच है कि इलेक्शंस भी किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले सोच थी, क्योंकि वहाँ पे तो डिमांड सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की और नवाज शरीफ की थी कि इलेक्शन में जाएं। जी जी, वो तो इसको मानते ही नहीं थे। फजलुर रहमान साहब तो इसको कहते नहीं थे कि 2018 के जो इलेक्शन है वो थोड़े से ऑफ सीन है इस वक्त।
हाँ जाहिर है कि कम नजर आ रहे अब उनका बेटा आ गया है काबीना में, तो बनने का बकायदा मुतालबा कर दिया नहीं वो तो उनका शुरू से रहा है, शुरू में था कि जी उनके साथ वादे किए गए थे और शायद वो अभी चल रहे हैं। अभी तो सदर का फैसला नहीं हुआ क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी आजकल बड़े एक्टिव हैं नवाब शाह में, और वो जिस तरह उन्होंने कहा कि अब उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहाँ शायद 10 साल में नहीं गए थे, अब वो सब मज़ारों पे भी जा रहे हैं, लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, दावतें भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सदर के उम्मीदवार तो दो ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कोलिशन फिर बहुत कमजोर ही हुई ना, देखिए क्योंकि सब लोग अपनी उसके लिए पिच कर रहे हैं। देखिए ये तो है कि ये कमज़ोर है, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं दाद देते कि मुख्तलिफ सोच के मुख्तलिफ पार्टियों के लोग एक कॉज के लिए जमा हुए और एक गवर्नमेंट बनी। सोच के नहीं, सॉरी टू से, अगर वाकई ये पॉलिटिकल पार्टीज के होते तो हम कहते हैं पार्टी कोलिजन बुरी बात नहीं होती। इंग्लैंड में ग्रीन पार्टी की एक खातून जीतती है हमेशा, लेकिन वो होती है पार्टी की। ये जो बाकी लोग हैं ये किसी पार्टी के नहीं हैं। लेकिन मैं आपके नाम गिना रहा हूँ, ये आपकी बात, ये बाप के क्या किसी पार्टी की अलायंस तो थोड़ा सा नहीं, इंडिविजुअल्स हैं। मुजाहिद अगर आप मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा हम डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं। हम इतना ज्यादा सियासी बहस में फंस जाते हैं कि हम बहुत दफा ये शायद इग्नोर कर देते हैं कि रियासत के लिए क्या ठीक है। अगर आप रियासत की मफाद के तौर पे देखें ना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जो कि नहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा पा रही, शदीद तरीन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स और फिर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी। देखिए जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, जो कराची यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ, आज मुशाहिद हुसैन साहब का स्टेटमेंट है कि चाइना में रियल कंसर्न है अपने पर्सनल्स के लिए पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि जो आपके अलाइज हैं, एक तो यूएस के साथ भी आप इस वक्त थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, फिर जो आपका अलाय है चाइना, वो भी कह रहा है कि भाई मेरे पास आप मेरी सिक्योरिटी उस तौर नहीं दे पा रहे। तो जो इस वक्त हमारे रियासती चैलेंजेस हैं मुजाहिद, और आप तो बलूचिस्तान बहुत अच्छे समझते हैं, उस सूरत हाल में ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और ये इकोनॉमिक केओस कितना मुश्किल है। नहीं ले सकती ये हुकूमत मुश्किल माशी फैसले, क्योंकि उसकी सियासी कीमत बहुत ज़्यादा है। देखिए एक तो ये कि ये एक अनदर टॉपिक, और एक आप बात डॉक्टर साहिबा, हम तो पता नहीं आप भी कब से सुन रही हैं, पाकिस्तान में माशी इशू कभी नहीं रहा। महंगाई के नाम पर आज तक कोई गवर्नमेंट न गिरी न चली। यहाँ सॉरी टू से इस दफा की महंगाई नहीं, इस वक्त तुर्की में 70% इन्फ्लेशन है तुर्की में। ये जो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान में, ये इशू ये नहीं है। अल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के पास, रियासत के पास हो या ना हो, इतना पैसा है कि अभी मुझे ये एक चौरंगी क्रॉस करने में आधा घंटा लग गया, इतने रेस्टोरेंट बने हुए हैं और खूब भरे हुए, सब मदर डे मना रहे थे आपका। देखिए आपका जो बात है यकीनन ये बहुत इशू है। एक बात है कि यकीनन जो आपने जिस तरफ इशारा करा, कभी आइंदा चलकर गुफ्तगू होगी, लेकिन हसास मामला है चाइना का, और हम जो बलूचिस्तान को तसलसल से इग्नोर करते चले आ रहे हैं। और ये हम आज से नहीं, हमने आज आपको एहसास हुआ ना जब एक खातून ने खुदकश हमला करके कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने हुकूमत में हो, इन्होंने इग्नोर अभी तक किया है। हाँ, इन्हें इल्म नहीं कि इन्होंने ना बयान दिया, ना इन्होंने कोई सीरियसली डिस्कस किया। मैं इस वक्त ना टाइम है ना या हसासियत ऐसी है कि मैं भी गुफ्तगू से गुरेज करूंगा, लेकिन इस चीज को लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी फेलियर नहीं था। बेवकूफ है ये जो कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, उससे बहुत बड़ी बात थी। टीचरों के क्लासें वो ले रहे हैं, ये कराची का इशू ही नहीं है, कोई खातून आई जिसे कर दिया। इट्स अ मच लार्जर इशू, मेरे ख्याल इसको उसी तौर देखना चाहिए। सालिक साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आपको लगता है, क्योंकि देखिए अभी आप दो लोग यहाँ बैठे हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल फ़र्क है। आपका ख्याल है पार्लियामेंट को वक्त पूरा करना चाहिए, मुजाहिद साहब का ख्याल है इलेक्शंस होने चाहिए, और ये मुझे अक्रॉस द बोर्ड ये डिवाइड मिलता है। हुकूमत एक तरफ ये कहती है इलेक्शंस होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये भी कहती है हम अपनी 16 महीने की मुद्दत पूरी करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल सिंपल है कि इस वक्त आपकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके साथ जो उनके लाइज हैं, एक बड़ा मैंडेट उनके पास भी है और वो गवर्नमेंट को रन करना चाहते हैं। वो आपके मसाइल से मुल्क को निकालने की कोशिश करना चाहते हैं कि एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि किसी तरीके से लोगों को रिलीफ देने के लिए काम हो। 3.5-4 साल आपका जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उसकी कैबिनेट थी, वो रिशफलिंग में लगे रहे। उनके पास कोई कंक्रीट कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई टीम नहीं थी,
सारी चीज़ें उनके हवा में दावे थे और वो सब हमने देखा मेरे ख्याल खुद उन्हें अंदाजा भी नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं अंदाजा भी नहीं। तो जब वो डिलीवर नहीं कर सकी गवर्नमेंट, तो उसके बाद अब अगर ये बाकी 1.5 साल रहता है तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों, अगर कि बहुत मुश्किल है, सबको पता है कि ये मुश्किल काम है, लेकिन किसी ने तो टेक ऑन करना है। अगर आप आज इलेक्शन भी करा देते हैं, नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या हालात बदल जाएंगे? अच्छा, क्या आपका महंगाई ख्याल नीचे है आ जाएगी? कि पिछली हुकूमत डेफिनेटली इनएफिशिएंसी के एलिमेंट्स थे? डेफिनेटली, उसमें तो मतलब कोई अब दो राय नहीं है। मतलब प्राइम मिनिस्टर की इतना वर्किंग black भी and हमने white देख में लिया नहीं है। है बात। नहीं, हमने तो देख लिया है, सारे इंडिकेटर्स नीचे आ गए। वो प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग का भी आप देख लें, सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही देख लें ना, कि वो 12 बजे दफ्तर आते थे, 3:30 बजे चले जाते थे। ये शख्स जो है सुबह 7 बजे आ रहा है और उसके बाद जो है वो सारा दिन काम कर रहा है। तो एक इंडिविजुअल का भी फर्क पड़ता है कि वो वर्किंग कैपेसिटी कितनी है। नहीं, वो मैं शहबाज शरीफ साहब की स्पीच की मैं भी कायल हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ के भी हाथ बंधे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के भी हाथ बंधे। देखिए, फ्री हैंड तो नहीं है ना, दो हाँ, तो है अक्सरियत किसी वज़ीर-ए-आज़म के पास हो तो वो फ्री हैंड होता है। एक तो वक्त की किल्लत, ठीक है ना, फिर इंटेंस प्रेशर। आप कुछ भी कहें, इमरान खान साहब प्रेशर माउंट कर रहे हैं उनके ऊपर, और हुकूमत की कुछ एनर्जीज तो वहाँ भी समझिए सर्फ हो रही है ना उसको काउंटर करने के लिए। तो वो इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद डिलीवर कर पाएंगे। और जो फिर हमने पहली बात की कि मुश्किल माशी फैसले करने, उसकी सियासी कीमत क्या वो अदा कर पाएंगे, क्या वो अदा करने को तैयार हैं। और फिर जिन लोगों ने वो फैसले किए थे, जाहिर है आपका क्या ख्याल है कि अगर आप ये प्राइसेस बढ़ाते हैं, जो कि बढ़ानी चाहिए, उस पर शोर होगा और उसको उछाला जाएगा। हाँ, हमारे साथ सजाद मीर साहब हैं। सजाद मीर साहब, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सजाद मीर साहब, जरा हमें लाहौर की पल्स दीजिए, बताइए पंजाब में क्या सूरत हाल है? पंजाब में की एक तो सबसे बड़ी बात है कि अभी हुकूमत जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही पंजाब में जी। और जो यहाँ अभी गवर्नमेंट बननी थी, वो गवर्नर का चक्कर, गवर्नर को बरतरफ कर दिया गया। उसके बावजूद प्रेसिडेंट जो है 15 दिन उसको लेके बैठे रहे। फिर अब 2-4 दिन में चले जाएंगे। फिर हो सकता है परवेज लाई एज एक्टिंग गवर्नर, जहाँ एज स्पीकर कुछ गड़बड़ करें। अच्छा, ये गड़बड़ें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो है वो एक तरह से डब पे आ रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में भी अंडरस्टैंडिंग जो हो रही थी वो कुछ हो गई है, कुछ हो जाएगी और मामला चल पड़ेगा। आईनी जो सरबराह बनाना था पीपल्स पार्टी का, वो उसने विड्रॉ कर दिया है। तो मिनिस्ट्रीज की बात है वो तय हो जाती है, 2 नहीं तो 4 हो जाएंगी। उनके मेंबर ही कुछ साथ हैं, कितने लोग उसमें वो ले लेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि अभी तक कोई पूरे मुल्क में ही कोई, जैसे कि आप बात कर रहे थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही। इमरान इलेक्शन कैंपेन पे निकले हैं और जवाब में मरियम कल निकली है, तो फिर एक हंगामा हो गया है। एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी कि भाई आप फौज को इसमें इन्वॉल्व न करें, और दुरुस्त तौर पर जारी करना पड़ी। और ये अगर सूरत हाल पैदा हुई तो मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे, ये खतरनाक है। आज शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक सीनियर जर्नलिस्ट को एक जोराने पे बुलाया था। अच्छा। कह लीजिए, जोराना कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। उसमें जो बहुत सी बातें हुई, एक हर तरह के सवाल हुए, लेकिन जिस सवाल पे मुझे तशवीश थी और जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि लड़ाई CPEC की और IMF की है, और इस वक्त हम ऐसे फंसे हुए हैं कि IMF से निकल नहीं पाएंगे। हम सऊदी अरब जाएंगे, हम UAE जाएंगे, हम IMF को रिवाइव करना चाहेंगे, हम उसकी शराइत के पाबंद होना चाहेंगे, लेकिन क्या इस सूरत में हमारे पास इतनी स्पेस हमें दी जाएगी कि हम CPEC को रिवाइव कर सकें? ये मेरे सामने एक सवाल था, और मेरा ख्याल था कि शहबाज शरीफ इस बात में बेस्ट आदमी हैं जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने कहा, वहाँ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि CPEC को रिवाइव करना जो है अब बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जितनी खराबियाँ उन्होंने पैदा कर दी हैं चर्चे में इस हुकूमत ने 3.5 से 4 साल में, वो बेइंतहा है। फिर उन्होंने कुछ मिसालें दी जो आमतौर पर कोट की जाती हैं। आते ही उन्होंने क्या शुरू किया और फिर किस तरह मामला को बगाड़ा, खराब किया, सारी सूरत को बयान किया। तो मेरे लिए ये बड़ी तशवीश की बात है कि हम एक तो IMF के कैदी रहेंगे और उस पर स्पेस तलाश करेंगे। सजाद मीर साहब, मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछूंगी। आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि CPEC में रियल प्रॉब्लम्स हैं, वाकई मुश्किलात हैं उसकी रिवाइवल, ये फरमाया आपने? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है और यही बाकायमी और होशो आवाज सुना है। और मैं इस पर बड़ा कुछ परेशान भी हुआ, हैरान भी हुआ कि शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं, वरना शहबाज शरीफ तो एक जमाने में ये थे, वो कहते बादशाह डैम मैं चीन से बनवा दूंगा। ML1 का वो कहते हैं कि वो मनसूबा तैयार पड़ा हुआ था,
हम चला नहीं सके। वो कहते हैं ये पहला फेज जो था ये हसन इकबाल भी कहते हैं मुकम्मल हो गया था। उसके बाद दूसरे फेज में हमने यहाँ इंडस्ट्रियल जोन लगाने थे, तो क्या हम इंडस्ट्रियल जोन नहीं लगा पाएंगे? अगर नहीं लगा पाएंगे तो सीपैक तो एक चीन का एक ट्रांजिट रास्ता तो बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो फायदे हमें पहुंचते हैं वो तो नहीं पहुंचेंगे। जी सजाद मीर साहब, मेरे साथ मुजाहिद बरेली साहब हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं करूंगा, मेरे तो असातिज़ा में से हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ सजाद मीर साहब, जब अगर सिर्फ ये जो जिम्मेदारी डालना कि सिपेक के मामलात ख़राब होने के सबब इमरान खान हैं, तो आप माशाल्लाह आप अच्छी तरह जानते हैं ये मामला सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं है। सिपेक का मामला असल में आपको इल्म है कि पूरे लिए बलूचिस्तान के लिए बना था, और ये कहा गया कि जी तमाम प्रोजेक्ट थे जो डेवलपमेंट हो रहे थे। अभी मैं गवादर से होके आया हूँ, गवादर से लेकर मैंने पूरा मकरान देखा है, वहाँ महरूमिया में फिर भी गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि आप वो लोग कहते हैं कि बनाया हमारे लिए था और उसके जो सम्राट जो थे आपने दीगर लोगों को दिए, और इसीलिए वहाँ पर आपको इल्म है कि जो बड़ा वाक़या और सानिया हुआ जिसमें हमने डिस्कस किया, और शायद लाहौर और कराची में बैठ के और इस्लामाबाद के हम बलूचिस्तान को डिस्कस ही नहीं कर रहे। सिपक के मामलात जो हैं माशी से ज़्यादा सियासी नौयत के हैं। लेकिन सजाद मीर साहब, मैं अगर एक बात इसमें और जोड़ दूं, क्योंकि इन समवेज ये जो चाइना और अमेरिका की चपखलिश है, क्या उस चपखलिश के बीच में पाकिस्तान फंस गया है? क्या आप इन समवेज ये भी फरमा रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये तक कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को हटाया गया ना इस्तेमाल करें, कुछ कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ गया था तो उसको सीपैक की वजह से जाना पड़ा था, और अब जो सूरत पैदा हुई है तो वो गालिबन इमरान से जो तवक्कुआत थे वो पूरी नहीं हुई है। जहाँ तक मुजाहिद बरेलवी हमारे भाई कह रहे हैं बलूचिस्तान का मसला, बिल्कुल दुरुस्त, बलूचिस्तान ही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, जहाँ भी हमने इंडस्ट्रियल जोन लगाने से वहाँ नहीं लगाए। और जहाँ का गवादर का मसला ये बयान करते हैं वहाँ की महरूमियों का, तो हमारा ये एक भाई था मुजाहिद बरेलवी साहब जो वहाँ धरने में निकला था, आपको मालूम है ना, आपका ही हम ख्याल जमात से था, और उसने आके कैसा वहाँ एक ये यकीनी तौर पर बलूचिस्तान हमारे लिए आज से नहीं है। मैं एक ही टूथ से स्लैग हैरिसन की किताब मुझे याद है, उस पर पूरा मैंने फीचर लिखा था, जब वो लगता था कि अमेरिका के बलूचिस्तान में अज़ाइम है, शायद उससे पहले भी हो। ये एक अलग कहानी है जो बलूचिस्तान के हवाले से है, लेकिन सीपैक के हवाले से ये है कि प्रेजेंट हुकूमत में वो लोग आ गए थे, एक्सपर्ट्स जो भी कहा जा सकता है, फॉरेन अफेयर्स के भी, और मैंने देखा कि जो ही हुकूमत आई तो दरादर बाहर से फॉरेन अफेयर्स के वो एक्सपर्ट आ गए जो सीपैक के खिलाफ ये कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, और दूसरी तरफ ये थे कि हमारे इकोनॉमिस्ट भी जो थे वो हमारे मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया कि 1 साल के लिए मौखर कर दो। किसी ने कहा कि ये जहाँ करप्शन हुई है, मेट्रो में हुई है, फला में हुई है, 34 सजाद मीर साहब, ये हम बहुत दफा वाकई मईशत को और सियासत को अलहदा कर देते हैं, जो कि गलती है। ये पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी का इशू है, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इस क्राइसिस में, और आप उसका क्या हल देखते हैं? क्या पल्स है लाहौर में? हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, क्या सोच है? देखें जी, बात सुने, इलेक्शन तो हर एक अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कराएगा, और पार्टियां एक नहीं है, यानी सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ वो गैर सियासी कुव्वतें भी हैं जो स्टेक होल्डर हैं, बकायदा स्टेक होल्डर हैं, और जाहिर है कि उनकी बदनामी भी है, उनकी नेकनामी भी है इस बात पर कि मुल्क कितना स्टेबल रहता है। अब तो आज तो वजाहत भी आगे ना, इल्जाम भी लगने शुरू हो गए। तो ये सारे लोग जो हैं मेरे ख्याल में अब तक कंफ्यूज है, कोई तय नहीं है। मुस्लिम लीग में तय नहीं है कि इलेक्शन फौरन कराने, शहबाज शरीफ चाहते थे जल्दी हो जाए, शायद खान अब्बासी अब भी कहते हैं, लेकिन कुछ ये हल्के ये कहते हैं कि भाई ये आप इलेक्शन कराओगे तो आप करा नहीं पाओगे, 7-8 महीने तक तो वैसे ही वक्त लगेगा, और अगर आप अपने आप मामला को स्टेबल करना चाहते हैं तो अपना पूरा वक्त लें। हमारे दोस्त ने आज ये कहा कि वो नवंबर 23 में इलेक्शन दे रहे हैं, नवंबर 22 में देख रहे हैं। तो ये सारी जो डायनेमिक्स है, हर पार्टी के अंदर उसी तरह की थिंकिंग है। पीपल्स पार्टी की थिंकिंग अपनी तरह की है, उसको वो बड़ी ऐश है, सिंध में उनकी हुकूमत है, वो बैठे हुए हैं, इलेक्शन हो आज या कल हो, उन्हें कुछ ज्यादा गेन होना जो है वो अभी कोई खास दिखाई नहीं देता। तहरीक इंसाफ तली तुड़ी हुई है कि उसने इलेक्शन कराने, लेकिन उसे इलेक्शन कराने के बारे में वो अगर सीरियस है तो असेंबली में जाके वो जितनी भी कोई रिफॉर्म्स होनी है उसमें हिस्सा देगी तो बात बनेगी ना जी।
वरना बाहर बैठ के सड़कों पे बैठ के अगर ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप बोल रहे हैं, नया इलेक्शन कमीशन की तैनाती कैसे होगी? ये आप क्या कहते हैं, कोई आसमान से तो नहीं आ जाएगा? तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बहुत सी बातें को पैदा करती हैं और खुद हमारे हसास अदारों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है कि वो समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि शायद इमरान को उन्होंने निकाला, वो समझते हैं कि हम इस मामले में न्यूट्रल हैं, और जो ब्रीफिंग भी उनकी तरफ से दी जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें कहा जाता है कि हम इस मामले में कोई दखल नहीं देते ना हम। आपने आपकी नजर से आज ISPR का स्टेटमेंट भी गुजरा होगा? जी, मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ ना जी, उनको जो स्टेटमेंट देना पड़ा जिसमें उन्हें कहना पड़ा कि हमें इस पर न घसीटा जाए। कल मरियम ने तकरीर की थी, आज इमरान ने तकरीर की है, और हर आदमी यही कह रहा है, कोई जनरल फैज का नाम ले रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो ये बात कभी हमारे यहाँ हुई नहीं है, कभी पहले अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मेरे पास आखिरी 5 मिनट है मुजाहिद, मुझे वे फॉरवर्ड कुछ तो बताइए, यही सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं तो खैर वो हमारा कहते ये हैं, वो कभी फैज साहब से पूछते थे भाई क्या होता रहेगा, कि भाई ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक तो ये है कि ऐसे ही चलता रहेगा, और एक अच्छी बात, जो अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये है, देखिए जो कुछ भी हुआ इन बरसों में, जो अगर आप पॉजिटिव साइड देखें, पाकिस्तान अब कोई बनाना स्टेट नहीं है, इस रियासत का कुछ नहीं बिगड़ा। और आप देखें इतने बड़े बड़े जलसे हुए, जुलूस हुए, किसी की नक्सर नहीं फूटी, ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर ये जो आप लोगों ने एक ख़ास तबके ने मुक़द्दस गाय बनाया था, जो पुराने जनरल थे ना, या खान जो कुछ अपने ऐवान सदर में बैठक करता रहता था, आप लोग आवाज़ हम लोग मीडिया के नहीं उठाते थे, निकलते थे। आज अगर जनरल गलती करते हैं पॉलिटिकल, या वो उन्होंने रियलाइज़ किया, अपने इंस्टीट्यूशन को दुरुस्त किया, मुशर्रफ को निकाला उन्होंने, मैंने आपने नहीं निकाला। ये जो आपके चंद एंकर समझते हैं कि जी हमने मुशर्रफ को निकाला, वो इंस्टीट्यूशन ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं सियासी तौर पर, और आपने उसके बाद देखा कि अब अपनी मुद्दत भी पूरी करता है। में भी कोर्स करेक्शन हुई है। पॉजिटिव बात यह है कि एक इंस्टीट्यूशन मजबूत है, आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अब कन्फ्रंटेशन, क्लैशेस, ब्लडी, खूनी खुदा ना करे नहीं हो रहा। लाखों के जलसे होते हैं, लोग घरों में जाते हैं। हाँ, लेकिन सालिक साहब, बच्चियां खवातीन जाती हैं। जी सालिक साहब, जो कमेंट आया इस वक्त, जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि बयानिए की जंग, तो उसमें सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप जलसे जुलूस ज़रूर करें, लेकिन अगर आपने खूनी जलसों की बात की तो इसके नताइज बुरे होंगे। और राना साहब को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, खैर छोड़िए। कानून अपना रास्ता लेगा, ये हाँ, उन्होंने फरमाया कानून, लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब भी कहते थे कानून अपना रास्ता लेगा। जब ये लोग निकलने की बात करते थे तब वो भी ये कहते थे। हर इंटीरियर मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट देना होता है। जमातें अपना जोर लगाएंगी, लॉन्ग मार्च से और जलसों जुलूसों से और धरनों से ना कभी हुकूमत गई है, ना कभी जाती है। ना हमने देखा है कि 124 दिन का धरना भी हुआ था, उसके बाद भी हुकूमत नहीं गई थी। उसके बाद मौलाना फजल रहमान का धरना भी, लॉन्ग मार्च भी देख लिया, बिलावल का भी देख लिया। तब्दीली आती है पार्लियामेंट के अंदर। आपको पार्लियामेंट के अंदर जाके अपनी कुव्वत दिखानी होगी। अगर पीटीआई असेंबलियों में नहीं बैठना चाहती, असेंबलियों का ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करना चाहती, इस्तीफे उनके मंजूर होते हैं नहीं होते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन और अदालतों में खेल चलता रहेगा। पहला सेशन होने जा रहा है, ये कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है? देखिए फिलहाल तो जाहिर है कि अभी जिन हालात में हो रहा है, अभी लोगों की उतनी संजीदगी नहीं होगी। अभी इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, वो तो जाएगा मामला। कानूनी बहस हो गई है, वो तो अब स्पीकर भी एक एक को बुला के देखेंगे। कानूनी बहस है या सियासी बहस है? नहीं, सियासत में भी कानून तो है ना। कानून तो ये लोग अपनी तनख्वाहें लेने जाएंगे, तनख्वाहें तो जारी है, तनख्वाहें जारी हैं। तनख्वाहें वैसे सब ले रहे हैं, पहले भी ले ली थी धरनों के दौरान, लास्ट टाइम भी ले ली। जमाने में कहते थे हमने शौकत खानम को दे दी है, तो ये तो सारी दुनिया से फंड अभी भी शौकत खानम को दे देंगे, शायद दे दें। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट के थ्रू चलना पड़ेगा आपको। अगर मुल्क का सोचना है, रियासत का सोचना है, तो आपको अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों और अपनी सियासी जिम्मेदारियों और दीगर इदारों को भी अपने हुदूद को वो तो अब होता जा रहा है। आपने खुद कहा बड़ा रिएक्शन भी है और रियलाइजेशन भी है, कोर्स करेक्शन है, तो अच्छी बात है कि अगर हमारे यहाँ हर जगह पे ये सोच है, भाई इवॉल्व हुए हैं चीजें। मेरा ख्याल है कि सितंबर तक चीजें जो हैं वो उछल कूद जारी रहेगी, और उसके बाद एक नई अपॉइंटमेंट होगी अक्टूबर में, और उसके बाद सारे मामले जो हैं वो आपके जो है वो मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। जब खत्म होने लगता है तो बहस इंटरेस्टिंग हो जाती है। नाज़रीन, मैं आज की जो गुफ्तगू है उसको समेटने की कोशिश भी नहीं करूंगी। बहरहाल सूरत हाल ऐसी है कि सियासत ज़रूर करें, ऑपोजिशन ज़रूर करें, लेकिन रियासत का नुकसान ना करें। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई को मुकालमे से इजाज़त दीजिए।